नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। 36 दिनों के बाद आखिरकार गिरफ्तार हुआ भगोड़ा अमृतपाल। पंजाब पुलिस ने मोगा के गुरुद्वारा से सुबह सुबह किया गिरफ्तार। असम की डिब्रूगढ़ जेल बना अमृतपाल का नया ठिकाना। अमृतपाल की गिरफ्तारी पर राजनीति भी जमकर तेज। सीएम मान बोले पूरी रात नहीं सो पाया, तो केजरीवाल ने मान की थपथपाई पीठ, तो कांग्रेस ने दागे कई गंभीर सवाल। 2 दिन के कर्नाटक दौरे पर राहुल गांधी लिंगायत समाज को लुभाने के लिए बसपा जयंती में हुए शामिल, तो उधर श्रीनिवास बीबी से पूछताछ के लिए कर्नाटक पहुंची असम पुलिस, लटकी गिरफ्तारी की तलवार। कोलकाता में ममता बनर्जी से मिलेंगे नीतीश कुमार, दीदी से होगी विपक्षी एकता पर बात। 25 अप्रैल को दोनों के बीच खास मुलाकात। 15 से 20 दिन में गिर जाएगी शिंदे सरकार, संजय राउत का बड़ा दावा। संजय राउत के बयान से महाराष्ट्र में मची खलबली। आज खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात वारिस पंजाब डे के प्रमुख भगोड़े खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह की, जिसको आज आखिरकार 36 दिनों के बाद गिरफ्तार कर ही लिया गया। आज सुबह 6:45 पर पंजाब पुलिस ने मोगा जिले में रोडे गांव के एक गुरुद्वारे से अमृतपाल की गिरफ्तारी एनएसए के तहत की है। इसके बाद पंजाब पुलिस ने उसे भटिंडा के एयरफोर्स स्टेशन ले गई। वहां से उसे स्पेशल विमान से असम की डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया और दोपहर 4 बजे के करीब पुलिस ने अमृतपाल को डिब्रूगढ़ जेल अथॉरिटी के हवाले कर दिया। ये गिरफ्तारी है या सरेंडर? देखिए, ये पंजाब की पुलिस कन्विंस नहीं कर पा रही है कि उन्होंने ढूंढ के निकाला इस कायर को, क्योंकि जो साक्ष्य बता रहे हैं उससे साफ साफ लग रहा है कि रात वो पहुंचा रोडे गांव। पहला सवाल, वो वहां पहुंचा कैसे? ये तो हाईली सेंसिटिव गांव है, भिंडरवाले का गांव है, जहां उसने ये वारिस पंजाब डे की अध्यक्षता ली थी। वहां उसके समर्थक हैं। उस गांव में तो चप्पे चप्पे में सीआईडी के लोग होने चाहिए थे। वो रात में आ गया, वहां एक जत्थेदार से मुलाकात कर रहा है। वो जत्थेदार गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? वो गुरुद्वारा जाता है, सवेरे सवेरे वहां पे संगत में वो अपना भाषण देता है, तो गुरुद्वारा के लोग जिन्होंने उसको ये फैसिलिटेट किया कि तुम आकर के भाषण दो, उनको पकड़ा क्यों नहीं गया? और बड़ी आसानी से आप उसे पकड़ के ले आते हैं। पंजाब की पुलिस कहती कि हमने गिरफ्तार कर लिया, और अमृतपाल और खालिस्तानी संगठन के लोग कहते हैं कि उसने सरेंडर किया। ये कंफ्यूजन की स्थिति क्यों है? ये कंफ्यूजन की स्थिति इसलिए है क्योंकि ये साफ साफ लग रहा है कि सरकार पंजाब पुलिस के हाथों को अब तक बांध कर रखी हुई थी, और इसलिए इसे पकड़ा नहीं जा रहा था, क्योंकि ये गिरफ्तारी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कोई स्टेज मैनेज इवेंट किया गया जी। तो आखिरकार अमृतपाल गिरफ्तार हो ही गया, पर अमृतपाल की गिरफ्तारी से राजनीति भी जमकर हो रही है। एक तरफ केजरीवाल ने इस गिरफ्तारी पर मान सरकार पंजाब पुलिस की पीठ थपथपाई है। केजरीवाल ने कहा है कि सीएम भगवंत मान ने इस मिशन को परिपक्वता और साहस से पूरा किया। बिना किसी रक्तपात और गोली चलाए पंजाब पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। तो सीएम मान ने कहा कि जब से पता चला पूरी रात नहीं सो पाया, कुछ लोग लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब करने की कोशिश कर रहे थे, हमने उनके खिलाफ एक्शन लिया है। सीएम मान ने यह भी कहा कि हम चाहते तो उस दिन ही पकड़ सकते थे, लेकिन नहीं चाहते थे कि कोई खून खराबा हो या गोलीबारी हो। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेसी ने अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने अमृतपाल के फरार होने पर बड़ी साजिश नजर आने की बात कही है। इतनी ज्यादा तारीफ क्यों कर रहे हैं केजरीवाल? देखिए, ये तो भगवंत मान ने मान लिया, ये एडमिशन हो गया कि उसी दिन हम पकड़ लिए होते।
लेकिन हम हंगामा नहीं चाह रहे थे, इसका मतलब आपने भागने दिया। फिर आप ये कह रहे हो कि रात भर सो नहीं पाया, मतलब ये कि कल शाम से ही आपको मालूम था कि वो वहां है। 6 बजे भोर में गिरफ्तारी क्यों हुई? उसको भाषण क्यों देने दिया गया? कितना बड़ा गांव है ये कि आपको रात भर कॉम्बिंग ऑपरेशन करने में अपना टाइम लग जाएगा? तो कई सारे सवाल को जवाब तो भगवत मान स्वयं दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जो सवाल खड़े कर रही है वो अपनी जगह पे लाजमी है, लेकिन इसमें सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। मैच्योरिटी चाहिए इस तरह के मुद्दे पे राजनीतिक बयान देने से पहले। कांग्रेस पार्टी ने तो आरोप लगा लिया। गृह मंत्री ने क्या कहा? यहां सब कुछ साफ दिख रहा है कि उसको अब तक प्रोटेक्शन मिल रहा था, लेकिन अमित शाह ने कहा पंजाब की सरकार अच्छा काम कर रही है, क्योंकि मसला नेशनल सिक्योरिटी का है। खैर, अब ये पकड़ा गया है, डिब्रूगढ़ भेज दिया गया है, वहां इसकी खातिरदारी होगी और ये सब कुछ उगलेगा। इससे पुलिस उगलवाएगी या फिर इसका नार्को टेस्ट होगा, तब ये बताएगा कि 36 दिनों तक उसको कौन बचा रहा था, पाकिस्तान के साथ इसके क्या रिश्ते हैं। वो दुबई से ट्रक ड्राइवरी छोड़कर अचानक से संत बनने का ये जो पूरा ड्रामा रचा गया, इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, अभी कहानी की शुरुआत ही हुई है। जी, अब बात राहुल गांधी के मिशन कर्नाटक की। राहुल गांधी 2 दिन के कर्नाटक दौरे पर हैं। राहुल गांधी एक हफ्ते में दूसरी बार कर्नाटक पहुंचे हैं। आज कर्नाटक के बागलकोट जिले में बसपा जयंती समारोह में राहुल गांधी ने भाग लिया। इस कार्यक्रम से जुड़ने के पीछे की खास वजह लिंगायत समुदाय तक पहुंच बढ़ाना माना जा रहा है। लिंगायत समाज को लुभाने के लिए राहुल गांधी ने आज कई बड़े बड़े बयान भी दिए। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जिस नेता को बचाने में लगे थे, उस पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। भारतीय युवा कांग्रेस के प्रमुख श्रीनिवास बीबी के खिलाफ उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए असम पुलिस की एक टीम कर्नाटक पहुंची। कांग्रेस नेता के नहीं मिलने पर असम पुलिस ने उनके घर पर समन का नोटिस भी चस्पा किया। पुलिस ने श्रीनिवास को 2 मई को सुबह 11 बजे दीसपुर पुलिस स्टेशन में हाजिर होने को कहा है। एक तरफ वो कर्नाटक चुनाव पे प्रचार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन्हीं के नेता की मुश्किलें बढ़ रही हैं। क्या बचा पाएंगे राहुल ये गांधी? छोटा मोटा नेता नहीं है, राहुल गांधी का बहुत ही करीबी व्यक्ति है ये। और करीबी इसलिए है कि सोशल मीडिया पे गाली गलौज करने का धंधा इसने ही अपने कंधों पे ले रखा है। अब एक महिला ने कंप्लेन किया है तो पुलिस तो एक्शन लेगी। देश का कानून अपना हिसाब से काम करेगा ना। आप राहुल गांधी के चमचे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको छोड़ दिया जाएगा। आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको छोड़ दिया जाएगा। एक लड़की कंप्लेन कर रही है, कोई ऐसा होता कि भाई सरकार की तरफ से कुछ होता, सरकार कुछ कर रही होती, जबरदस्ती कोई केस डाला गया होता। ये तो आपकी ही पार्टी की एक लड़की कह रही है कि वो उसका शोषण कर रहा था, तो पूछताछ तो होगी। तो वो घर से भाग गया। ये भागने में एक्सपर्ट है। अभी ईडी में जब पूछताछ चल रही थी राहुल गांधी की, तो ये कार से वहां पे बहुत सारे कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंच रहे थे, तो ये भी कार से ईडी के दफ्तर की तरफ जा रहा था। एक हवलदार, एक सिपाही वहां पे खड़ा था जिसने इसकी गाड़ी रोकी, तो ये ऐसे भागा जैसे कोई बहुत बड़ा क्राइम करके जो है वो पुलिस के डर से वो भागा था। जिस हिसाब से उसका वीडियो अगर आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो वो भागने में एक्सपर्ट है। तो असम की पुलिस पहुंची है, वो भाग गए, लेकिन नोटिस दे दिया गया है कि अब आपको फला तारीख को दिसपुर पहुंचना है। लेकिन रही बात कर्नाटक की, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की स्थिति मजबूत नजर आ रही है। वो इसलिए मजबूत नजर आ रही है, ऐसा नहीं कि राहुल गांधी ने कुछ कमाल कर दिया है। एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार वहां पे चली, वो उसका जो नेतृत्व है वो सारे लोगों को एक साथ लेकर के नहीं चल पाया। और दूसरी, आपने जो काम किया उसको सही ढंग से प्रचार नहीं कर सका। और तीसरी जो सबसे अहम है कि जो काउंटर प्रोपेगेंडा हुआ कि बहुत ही अकर्मण्य सरकार है, यहाँ पे करप्शन है, इस तरह के आरोपों को आप खत्म कर सके, उसका जवाब दे सके, ये काम कर्नाटक में
भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर सकी है। तो इसलिए राहुल गांधी बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं। जीत जाएंगे तो ये कहेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा सक्सेसफुल हो गया। लेकिन जब ये यात्रा चल रही थी, जब गुजरात में चुनाव हो रहे थे, तब वहाँ वो झांकने तक नहीं गए। गुजरात के बगल से गुजरात को छूते हुए यात्रा निकली जरूर, लेकिन राहुल गांधी ने प्रचार प्रसार नहीं किया। तो ये एक स्ट्रैटेजी है कि जीत जाओ तो सारा क्रेडिट राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को, और अगर हार गए तो ये कहा जाएगा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही टूट फूट चल रही थी। जी, अगली खबर में बात एक खास मुलाकात की जो 25 अप्रैल को होने जा रही है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों विपक्षी एकजुटता के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, जिसके लिए नीतीश लगातार विपक्षी दलों से मुलाकात भी कर रहे हैं। और अब मिली जानकारी के अनुसार नीतीश कुमार 25 अप्रैल को पश्चिम बंगाल जाने वाले हैं, जहां वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से विपक्षी एकता को लेकर विचार विमर्श करेंगे, बीजेपी को हराने के तरीके पे मंथन करेंगे। हालांकि इस विपक्षी एकता की मुहिम में ममता बनर्जी का कितना साथ मिलता है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। क्या विपक्षी एकता को समर्थन दे पाएगी ममता? देखिए, ममता बनर्जी तो खुद प्रधानमंत्री बनना चाहती है, राहुल गांधी को अपना लीडर कैसे मानेंगी वो? और नीतीश कुमार, अब तो इनको सरकार चलाने में इंटरेस्ट है नहीं, देश चलाना है। बिहार को गर्त में डाल करके अब ये देश भर में घूम घूम रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी को हराया जाए। अच्छी बात है, आप करें, आपका अधिकार है। लेकिन दिक्कत क्या है, ये नीतीश कुमार अपने लिए नहीं बल्कि वो राहुल गांधी के दूत बनकर जा रहे हैं ममता बनर्जी से मिलने, उनको कन्विंस करने के लिए एक साथ आ जाओ। कांग्रेस के दूत बनकर नीतीश कुमार जा रहे हैं ममता से मिलने, और वहां जो कांग्रेस पार्टी के जो सबसे बड़े लीडर हैं अधीर रंजन चौधरी, वो रोज मीडिया में, बंगला मीडिया में वो ममता बनर्जी के ऊपर खरी खोटी उल्टी पुल्टे बयान दे रहे हैं। तो कैसे होगा भाई? आप कांग्रेस पार्टी के झंडा के नीचे ममता बनर्जी को लाना चाहते हैं। आपके पास बंगाल में एक सीट नहीं, एक विधायक नहीं, एक एमपी नहीं, और आप वहां बैठ के ममता बनर्जी को कोसेंगे। और नीतीश कुमार में ऐसा कौन सा हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं कि वो ममता बनर्जी को कन्विंस कर लेंगे? 2024 में कोई वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री की कुर्सी पे। इन लोगों को जो कवायद करना है ये करते रहे। जी, आज की आखिरी खबर में बात महाराष्ट्र की राजनीति की, जहां अब संजय राउत के एक बयान ने खलबली मचा दी है। संजय राउत ने दावा किया है कि एकनाथ शिंदे की सरकार का डेथ वारंट जारी हो गया है, ये सरकार अगले 15-20 दिन में गिर जाएगी। साथ ही राउत ने कहा कि उनकी पार्टी अदालत के आदेश का इंतजार कर रही है और उम्मीद कर रही है कि न्याय किया जाएगा। दरअसल संजय राउत ने यह बयान कोर्ट में लंबित उन याचिकाओं का जिक्र करते हुए दिया जिनमें से एक में शिवसेना यानी कि शिंदे धड़े के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने का अनुरोध किया गया है। इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं संजय राउत? देखिए, मुझे तो हंसी आती है। आपकी सरकार गई तो आप कहते हो कि भाई 50 खोखा दिया गया। अब आप भविष्यवाणी कर रहे हो 15 दिन 20 दिन में वो चली जाएगी सरकार। कितने खोखे लेकर के बैठे हुए हैं आप क्या प्रिएम्प्ट कर लोगे कि सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला आएगा? आप सांसद हैं, कुछ प्रक्रिया का तो उसको पालन करना आपकी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला आएगा ये पहले ही प्रिएम्प्ट करके ये भविष्यवाणी करने में जुट गए। और जब इनकी सरकार गिर रही थी तो ये कह रहे थे कि किसी की लाश गिरेगी तो कोई आत्मविहीन हो गया है तो मुंबई कैसे आओगे, वो डंडे चला रहे थे। इसी तरह की जो कहते हैं हवाबाजी की वजह से, संजय राउत की हवाबाजी की वजह से ये शिवसेना टूटी और उद्धव ठाकरे राजनीति के हाशिए पे चले गए। जब तक संजय राउत अपने मुंह को बंद नहीं करेंगे, उद्धव ठाकरे का राजनीति में वापस लौटने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।